Good morning, students. How are you? Fine. अच्छा बच्चों, हमने लास्ट टाइम एक लेसन स्टार्ट किया था, दैट वाज फोर्स एंड फ्रिक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था फोर्स, ठीक है, और फोर्स क्या क्या कर सकता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जब टू सरफेसेस जो है दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, जब उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो दे आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे, मस्कुलर फोर्सेस एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान है आपको? एक तो मैंने आपको मेनली फ्रिक्शन का बताया था, दूसरा आपको क्या बताया था, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये भी कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे। नाउ दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सबसे पहले तो क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में पता चाहिए। फ्रिक्शन इज अ नेचुरल फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ नेचुरल फोर्स। ये मैनमेड नहीं है, मतलब एक तरह से हम जैसे चल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या हम स्लाइड कर रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं, तो उनमें फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन इज अ नेचुरल फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे मान लो दो सरफेस हैं, उनके कॉन्टैक्ट में जो भी कोई चीज़ आती है उनके बीच में ये काम करता है। मतलब इनमें दो चीज़ें जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उनके बीच में ये काम करता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में 146 पे क्या होता है, आप अगर एक कार चला रहे हो और कार की स्पीड आप धीरे कर रहे हो, ठीक है, किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे या किसकी वजह से, तो आप क्या करोगे, बाइसिकल या कहीं भी आप ट्रैफिक में कहीं भी आप ड्राइव कर रहे हो, वहाँ पे आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हो तो अपनी स्पीड जो है धीरे कर देते हो। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप तो धीरे नहीं होगी, तो आप एक ब्रेक अप्लाई करोगे और ब्रेक अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे स्पीड कम होगी और फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगी। देखा है ना बेटा आपको? ठीक है, अब आपने कभी सोचा है कि व्हीकल जो है धीरे क्यों हो जाता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो? ठीक है, नाउ note down only vehicles any object moving over the surface of another object slow down even when there is no external force। मतलब इनके हम एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे आप एक बॉल है, बॉल को आपने इस तरह से वो किया तो बॉल क्या होगा, इट स्टार्ट मूविंग, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये स्लो हो जाएगी और फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगी। अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे, हमने तो जस्ट एक बार बॉल को पुश कर दिया, चाहे फुटबॉल हो चाहे बास्केटबॉल है, हमने तो जस्ट एक बार पुल कर लिया और पुल करने के बाद वो पहले तो स्लो होगी और फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, अब आपने तो उसको रोका नहीं है, क्यों रुक जाती है? और कई बार क्या होता है कि आप चल रहे हैं रोड पे बड़े आराम से और स्लो मोशन में चल रहे हैं, कोई ज़्यादा आपकी स्पीड नहीं है, लेकिन अचानक से बनाना पील आ गया, उस पर आपका पाँव लग गया तो क्या होगा, यू विल स्लिप हो जाते हो ना जब बनाना पील आता है। इसके अलावा देयर इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ आइस फ्लोर। जब आइस फ्लोर होता है उस पर आप नहीं चल पाते, लेकिन नॉर्मल फ्लोर पे आप चल जाते हो। सैंड पे भी थोड़ा चलना मुश्किल होता है। और कई बार क्या होता है, स्मूथ सरफेस पे भी आप मतलब स्लिप कर जाते हो। जैसे मान लो आजकल मार्बल्स, ये चिप्स वगैरह इन सब के फर्श होते हैं, इन पे थोड़ा सा भी पानी हो तो आप स्लिप कर जाओगे। स्मूथ सरफेस पे कभी भी देखना कि आप उतनी आसानी से नहीं चल पाते जितना कि आप रफ सरफेस पे चलते हो। होता है ना ऐसा, रफ सरफेस पे आप फिर भी आराम से चल लेते हो, जैसे मिट्टी का फर्श है बड़े आराम से आप चल लेते हो, लेकिन स्मूथ सरफेस पे आप नहीं चलते। चलो अब पहले तो एक्टिविटी को हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद इनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें देखो एक्टिविटी 12.1, इसमें क्या है, जस्ट एक बुक है। जैसे मेरे हाथ में ये बुक है, इसको मैंने टेबल पे इस तरह से पुश करना शुरू किया, पुश हो जाएगी। इसी तरह मैंने अपोजिट डायरेक्शन से, अब ये अपोजिट डायरेक्शन पे
मैंने इस तरह से पुश करना शुरू किया। मतलब पहले मैंने इस तरह से पुश किया, बाद में इसको अपोजिट डायरेक्शन से इसको पुश करना शुरू किया, तो क्या होगा, मूव होगी। लेकिन आपने एक बात देखी है कि जब आप फोर्स को लेफ्ट से अप्लाई करते हो तो एक तरह से तो जो फ्रिक्शन है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ, मतलब मैंने बताया ना कि अपोज करता है फ्रिक्शन। ये देखो, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, जब मैंने इसको यहाँ से पुश करना शुरू किया तो जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन से अप्लाई होगा, और अगर ये बुक है इसको मैं इस डायरेक्शन से पुश कर दूँ तो फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिपीट कर रही हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स। ये मैंने इसका एग्जांपल दिया है, बुक जब हम इसको यहाँ इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में आएगा, और जब बुक को हम इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो फ्रिक्शन जो है आपका मतलब हमेशा अपोज करेगा। ठीक है, तो ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अप्लाइड इन अ अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब जो फोर्स है ऑलवेज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द, मतलब उसको अपोज करेगा, उसके अगेंस्ट काम करेगा। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक एंड सरफेस ऑफ टेबल। अब इस एक्टिविटी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बिटवीन टेबल एंड बुक। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन ऑफलाइन जैसे आपकी क्लासेस होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। स्प्रिंग बैलेंस सबसे पहले तो बुक में देखो इस टाइप से होता है। आपको क्या नज़र आ रहा है, ये इस तरह से स्प्रिंग नज़र आ रहा है जिसपे कि हम वेट को मतलब वेट को हम इसमें लटकाते हैं, और ये हमारा एक पॉइंटर है जिसपे हमारी ये नज़र आ रहा है ना स्केल की तरह, ये क्या है, इस पर हम रीडिंग देखते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है वो उसको मेजर करता है। कौन मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस के बारे में मैंने आपको बताया, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग। ये इस तरह से कॉइल्ड स्प्रिंग होते हैं, जैसे मान लो ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और इसके साथ क्या होता है, ये एक तरह से ये हमारा हुक होता है, और इस हुक के साथ ही हम वेट को लटकाते हैं। तो जैसे ही हम किसी वेट को इस पे, मान लो हमने यहाँ पे ब्रेक है या बुक है, कोई भी हमने लटकाया, तो ये जो स्प्रिंग कॉइल है ये स्ट्रेच हो जाता है, मतलब इस तरह से हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो इसकी रीडिंग जो है, जहाँ पे पॉइंटर आएगा, ये पॉइंटर है आपका, तो नीचे आएगा ये भी, जैसे ये स्ट्रेच आएगा तो पॉइंटर भी नीचे आएगा, तो जहाँ पे जाएगा वो उसकी रीडिंग होती है। पॉइंटर से हम इसकी रीडिंग को पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, मतलब पॉइंट जब इससे हमें पता लगता है कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ अप्लाइड फोर्स। अब ये मैंने आपको बताई दी, आपकी बुक में भी लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय पॉइंटर मूविंग ऑन द, ये मैंने आपको बताया कि पॉइंटर जैसे ही जितना नीचे जाएगा वही उसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स होगा। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारी है एक्टिविटी, मतलब अब 12.3। अब इसमें क्या है, हमने क्या करना है, इंक्लाइन प्लेन बनाना है। इंक्लाइन प्लेन इन दिस मैनर, आप कोई कार्डबोर्ड भी ले सकते हो, ठीक है, या आप वुडन का कोई वो ले सकते हो उसको। ये हमारा हुआ इंक्लाइन प्लेन। अब ये हमने इंक्लाइन प्लेन बना लिया, ठीक है, ऑन अ स्मूथ फ्लोर। जैसे हमने किसी टेबल पे एक इंक्लाइन प्लेन बना लिया। अब इसके बाद हमने इस पे
कोई भी जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट किया, इसके बाद पेंसिल सेल को हमने ऐसे, जैसे पेंसिल सेल है, जैसे इस पे पेंसिल सेल डालेंगे तो नीचे आएगा, इस तरह से इंक्लाइन प्लेन से ये नीचे आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितनी दूर तक जा रहा है, कितनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। अब इसके बाद हम उसकी डिस्टेंस को नोट कर लेंगे कि पेंसिल सेल को जब हमने इस पे वो किया तो ये कितनी दूर गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी टेबल है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ही हमने टेबल बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक क्लॉथ बिछा देंगे। ये हमने एक क्लॉथ बिछाया है। अब ये ध्यान रखना है कि इस क्लॉथ पे कोई भी रिंकल ना हो। क्लॉथ को बिछाने के बाद अगेन हम इसको इस तरह से, मतलब अभी तो मेरे पास इंक्लाइन प्लेन नहीं है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो एकदम से इस तरह से आएगा। तो इंक्लाइन प्लेन, तो क्लॉथ बिछाने के बाद अब क्या वो उतनी ही डिस्टेंस पे जाएगा। ये तो बड़ी सिंपल एक्टिविटी है बेटा, आप करके देख सकते हो। एक कपड़ा बिछाने के बाद देखना कि अब वो कितनी दूर जाएगा, हाँ, उसकी डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसके बाद आपने अगेन उसकी डिस्टेंस नोट करनी है कि पहले कितना गया था और फिर कितना गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लॉथ हटा के यहाँ पे हल्के से सैंड की लेयर बिछा देंगे। रेत होता है ना, तो थोड़ा सा हमने इस पे सैंड लेयर यानी कि रेत हमने बिछा दिया। अब इसके बाद अगेन हमने इसको इस तरह से वो किया, तो हम देखेंगे कि जो सैंड है अब उस पर कितनी दूर जाएगा। इसके बाद अगेन हम वो डिस्टेंस नोट कर लेंगे। मतलब हम 3 चीज़ों से डिस्टेंस नोट करेंगे। एक तो इंक्लाइन प्लेन बनाने के बाद जब हमने सेल को रोल किया तो पहले कितना जाएगा, क्लॉथ्स को बिछाने के बाद कितना जाएगा, और सैंड को बिछाने के बाद वो कितना जाएगा। तो इन दिस केस डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, वाइज डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंसिल सेल डिफरेंट फॉर एवरी टाइम। हर बार इसकी वो अलग होती है। क्यों, इसका रीज़न क्या है। डज द डिस्टेंस, मतलब हम ये माने कि डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव। मीन्स कि पहले हमने टेबल पे किया, फिर हमने क्लॉथ्स पे किया, फिर इसके बाद सैंड पे किया। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी नेचर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब उसके सरफेस पे डिपेंड करेगी। तभी तो कभी कम जा रही है, कभी ज़्यादा जा रही है। हर बार इनकी जो डिस्टेंस है डिफरेंट है। ठीक है, अब कुड द स्मूथनेस ऑफ सरफेस ऑफ सेल आल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। अब फ्रिक्शन, अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इर्रेगुलरिटीज। इर्रेगुलरिटी मीन्स एक तो होता है रेगुलर, मतलब स्मूथ, एक तरह से इर्रेगुलरिटी मीन्स रफनेस। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इर्रेगुलरिटी ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब जैसे एक तरह से सेल, वो हमारा टेबल है, सेल है, ये सब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, तो इनकी बीच में कितनी इरेगुलरिटीज है उस पर डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब जो इरेगुलरिटी होती है, कोई भी रेगुलरिटी एक दूसरे को इस तरह से लॉक कर देती है। तो इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस lock into one another and a force is required to apply to overcome this irregularities। अब इस irregularities को हटाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब एक बात तो irregularity of rough surface is more। हालांकि जो स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस, उसमें भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी होती है। देखने में आपको स्मूथ लग रहा है और आप कहोगे रेगुलर थोड़ी नहीं, जो तो टच में इतना स्मूथ है, लेकिन कोई भी सरफेस चाहे स्मूथ हो चाहे रफ हो, उसमें इरेगुलरिटी जरूर होती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसमें इरेगुलरिटीज नहीं हो। तो रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज़्यादा होगी और स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज जो है वो कम होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा फ्रिक्शन जो है अप्लाई करेगा। अब इरेगुलर सरफेस पे फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होगा और इरेगुलर पे जो हमारा रेगुलर सरफेस है उस पर कम होगा और इरेगुलर पे ज़्यादा होगा। तभी तो यही रीज़न है
कि हम ये जो आइस फ्लोर है इस पर नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि हमें इरेगुलरिटीज़ नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए इरेगुलरिटीज़ नहीं होगी। और दूसरा जो रफ सरफेस है उस पर इरेगुलरिटीज़ होगी और उस पर हमें चलना आसान होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा टू मच इरेगुलर सरफेस है या टू मच इरेगुलरिटी है उस पर भी चलना आसान, जैसे सैंड है, सैंड पे बहुत ज़्यादा रेगुलरिटीज़ होगी तो वहाँ पे भी चलना आसान नहीं होगा। अब देखो हम क्या देखते हैं, वी सी दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी इन द टू सरफेस। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ टू सरफेसेस आर प्रेस हार्डर। अगर हम दोनों को बहुत ज़्यादा प्रेस करें, ज़्यादा मतलब हार्डली प्रेस करें तो उसकी जो इरेगुलरिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती है। अब देखो क्या होता है, मान लो एक मैट है, उसको आप ऐसे पुश कर रहे हो जाएगी, पुश हो जाएगी ना। लेकिन जब उस पर 2 या 3 कोई भी पर्सन बैठे तब आप उसको पुश करें, क्या होगा? तब आप उसको पुश कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज इफ टू सरफेस आर प्रेस हार्डर हो। एक तरह से वो सरफेस पे बैठे हैं तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा हार्डरली प्रेस किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होता है, आप एक हैवी बॉक्स है, हैवी बॉक्स को मूव करो तो हैवी बॉक्स को मूव करने से क्या होगा? अब क्या होगा कि ये क्या होता है कि रेस्ट पे कोई है, अब उसको आपने मूव किया तो क्या वो मूव हो जाएगा? या आप उसको मूव करना ज़्यादा तब आसान होगा जब वो ऑलरेडी मोशन में एक बॉक्स है, वो रेस्ट पे आप उसको मूव कर रहे हो तो शायद वो मूव करने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े। लेकिन अगर वो ऑलरेडी मोशन में हो तब उसको मूव करना आसान होगा, क्योंकि पहली मोशन में आपने उसको पुश किया तो वो और ज़्यादा पुश हो जाएगी। अब इसकी वजह क्या होती है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट इंस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज कॉल्ड एज, ये जो इज मेजर ऑफ the force required overcome friction at the instant on an object start moving from rest is measure the static friction। और ये भी मैं आपको बता चुकी ना बेटा, force of friction is greater if rough surface is involved। अगर rough surface होगा तो उसका force of friction ज़्यादा होगा और अगर स्मूथ होगा तो force of friction कम होगा। अब जो मान लो रेस्ट पे है कोई चीज़ और उसको हम मूव कर रही है तो उसका जो रेस्ट पे जो फ्रिक्शन था दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं उसको, ये आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझ आ गया बेटा। इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर बच्चों? अब दूसरा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम स्पीड इज मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट the force required to keep the object moving with same speed। तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है और हम और एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये मूव करता रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और ये स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कोई भी फोर्स जब हम लगाते हैं जब कोई भी बॉडी एक रेस्ट में हो। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब हम फोर्स लगाते हैं कि जो उसको लगातार हम मूव करें। अब जब बॉक्स
स्लाइड करना शुरू करता है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द सरफेस, दे डोंट गेट एनफ टाइम टू look into the contact point of the floor. So the sliding friction is sliding friction. It is slightly smaller than static friction. अगर हम इसमें कंपेयर करें तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइटली ग्रेटर, इट इज स्लाइटली ग्रेटर, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है इट इज स्लाइटली स्मॉलर। ठीक है, तो ये बेटे कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट में आपको कराऊंगी फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। ठीक है, और इसके बाद हाउ कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन, हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे उसको डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड मीन्स ड्यू टू लिक्विड। और फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। इसकी वजह से भी जो जो फ्रिक्शन होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी बेटा ये चीज़ें ध्यान से कर लेना, और ये करोगे तभी आगे समझ आएगा, क्योंकि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर थोरोली रीड करना है। ओके बच्चों, टेक केयर।